हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो मोस्टली आरआरबी, एएफओ और आईसीआर जेआरएफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन 20 क्वेश्चंस की जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स या कोई और भी अपडेट लेना है कि एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड क्या क्या डाटा इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको वहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि वीडियो में हर टॉपिक को कवर करना ईजी नहीं होता, तो आपको पीडीएफ के रूप में या एक मैसेज के रूप में आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है वो डाटा, तो आप वहाँ पर भी जाकर जुड़ सकते हो। ठीक है, ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये तो मैंने पहले आपका मॉक टेस्ट ले लिया था एक, उसके क्वेश्चन ही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले से मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो इस चैनल पर डलें, है ना। तो बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें जो टाइमर मैंने इधर दिया हुआ है, टाइमर को आपने टाइमर को नहीं देखना, ठीक है। टाइमर बस वैसे ही है ये, क्योंकि वीडियो लाइव नहीं है। अगर लाइव होता तो टाइमर आपके काम आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोर्स बताना है आपको रजिस्टर्ड सीड का। रजिस्टर्ड सीड का सोर्स बताना है। ऑप्शन ए रजिस्टर्ड सीड, ऑप्शन बी ब्रीडर सीड, ऑप्शन सी फाउंडेशन सीड या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पहले आप अगर कोशिश करना कि आप सबसे पहले नीचे कमेंट में आंसर दे दो मेरे क्वेश्चन से भी, मेरे आंसर से भी पहले। आपको कमेंट कैसे करना है, जैसे कमेंट में एक लिखना है और उसके आगे ए बी सी या डी ऐसे करके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत काम आएंगे। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ने से पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बोथ बी एंड सी। बी एंड सी रजिस्टर्ड सीड का जो सोर्स है, इन दोनों से हम रजिस्टर्ड सीड पैदा कर सकते हैं, चाहे वो ब्रीडर सीड हो चाहे वो फाउंडेशन सीड क्यों ना हो। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टैग साइज फॉर ब्रीडर्स सीड। जो टैग का आपको साइज़ बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टैग कलर तो हम सभी को ही मालूम होता है। आजकल एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है कि वो टैग का साइज़ पूछने लग चुका है। तो टैग का साइज़ आपको बताना है इन चारों में से किसका? ब्रीडर सीड का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12 × 6 सेंटीमीटर। 12 × 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाउंडेशन सीड टैग कलर। जो टैग का कलर होता है फाउंडेशन सीड का, वो क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा ना। तो ऑप्शन ए गोल्डन येलो, ऑप्शन बी एजर ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी वाइट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाइट। वैसे मैंने इस वीडियो में साउंड इफेक्ट वगैरह लगाए हुए थे जो कि मुझे अब रिमूव करने पड़े, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख रहे हो। लाइव होता तो रंगारंग शानदार होता ये वीडियो, ठीक है। आपको अब जवाब देना है इस क्वेश्चन का। टैग कलर फॉर रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड का जो टैग कलर कौन सा होता है इनमें से? तो वाइट, पर्पल, ग्रीन या ब्लू, इन चारों में से कौन सा जो टैग का कलर है रजिस्टर्ड सीड का? तो रजिस्टर्ड सीड का कलर होता है पर्पल। मैं आपको बता दूं, जो एक होता है न्यूक्लियर सीड, तो उसका कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रीडर सीड, जो हम न्यूक्लियर सीड से मोस्टली कह देते हैं भी पैदा करते हैं, ठीक है। ब्रीडर सीड न्यूक्लियर सीड की प्रोजनी होता है, इसके बाद मींस ब्रीडर बनता है। तो इसका जो टैग का कलर होता है ब्रीडर का, वो होता है गोल्डन येलो, ठीक है। और इसके बाद ब्रीडर सीड के बाद आता है फाउंडेशन सीड।
फाउंडेशन का जो कलर होता है वो हमने बात कर ही ली थी, वो वाइट होता है। और फाउंडेशन के बाद क्या आता है? फाउंडेशन के बाद आता है हमारा सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का होता है एजर ब्लू, एजर ब्लू। सर्टिफाइड सीड के बाद आता है हमारा रजिस्टर्ड सीड, जो इस क्वेश्चन का ही आंसर है, पर्पल। और एक होता है हमारा ट्रुथफुल लेबल्ड सीड, ट्रुथफुल लेबल्ड सीड, उसका होता है ग्रीन कलर। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फाउंडेशन वाइट, गोल्डन येलो ब्रीडर, और सर्टिफाइड का एजर ब्लू, न्यूक्लियर का कोई कलर नहीं होता, और ट्रूथफुल का ग्रीन, रजिस्टर्ड का पर्पल, जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। टैग का साइज़ भी मैंने बताया हुआ है अपनी एक डाटा वाली वीडियो में, डाटा टाइप वीडियो आप देख सकते हो। पिछली वीडियोस में बहुत इम्पोर्टेंट डाटे हैं, डाटाज हैं, डाटा DATA सिंगुलर होता है, डेटम। आपको वोकैब भी साथ साथ कराता रहूँगा। ये जब सिंगुलर हम करते हैं तो डेटम, प्लूरल में होता है डाटा, डाटाज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? ऑप्शन 99.5, 100, 99, 98.5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ। इसका सही आंसर आ जाएगा 100। जेनेटिक प्योरिटी ब्रीडर सीड की 100 होती है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो ये क्या कह रहा है? मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट शुड बी, जो कणक का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? गेहूं की फसल का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इन चारों में से 85। मैंने पहले भी बोला था टाइम को आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है। तो आपको बस सीधा अपने मन में सोचना है, या नोटबुक में नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप साथ साथ कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट में कैसे लिखना है? 6 डॉट पाकर A B C या D ऐसे करके, ठीक है। सभी क्वेश्चन का ऐसे, 7वें का ऐसे, 8वें का ऐसे। मज़ा आएगा आपको भी, साथ साथ अगर क्विज़ करो, सोचो कि ये लाइव है। तो 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिमम डेप्थ फॉर सोइंग सीड, डेप्थ ऑप्टिमम कितना होना चाहिए सोइंग का, सीड्स की सोइंग का? तो इन चारों में से कौन सा आएगा? 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 से 7, या ऑप्शन डी 7 से 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 3 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ूँ आगे? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेन बात है याद होना चाहिए लास्ट तक। ऐसे ना हो अब याद है कि पेपर में भूल जाओ, लास्ट तक आपको याद होना चाहिए। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। द स्टैंडर्ड जर्मिनेशन टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ सीड विगर, ठीक है। विद जर्मिनेशन विद डैश परसेंटेज जर्मिनेशन कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग विगर। एक जर्मिनेशन का जो टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड जर्मिनेशन का टेस्ट, वो मेनली होता है सीड की विगर को चेक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रॉन्ग विगर के लिए सीड की जो स्टैंडर्ड जर्मिनेशन टेस्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इन चारों में से आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए ग्रेटर दैन 55, ऑप्शन बी ग्रेटर दैन 65%, ऑप्शन सी ग्रेटर दैन 75%, ऑप्शन डी 85% ग्रेटर दैन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्रेटर दैन 85%। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो समझने में आपको दिक्कत आए, वो एग्जामिनर बिल्कुल पूछेगा। क्वेश्चन का जो लेवल होता है, एक होता है इजी, एक होता है मीडियम सा जो होता है, जिसको मॉडरेट नहीं मीडियम ही बोलते हैं, और एक होता है मॉडरेट, ठीक है, जिसको टफ भी बोला जाता है। मॉडरेट से टफ मैं उस क्वेश्चन को रखता हूँ जिसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। मीडियम वो होता है जिसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्टली आपको समझ आ जाता है, बट इनडायरेक्टली सीधा नहीं वो बोलता, वो इनडायरेक्टली पूछता है। तो इजी में तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखा आ जाएगा कि
बताओ मतलब इसका सीड का जो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है। जिसको समझने में टाइम नहीं लगता वो इजी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो बढ़ता हूँ 9th क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अंडरलाइन कर लेना इसको, क्वेश्चन नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी। तो इसका आंसर है एसएसपी। बहुत लोग कहते हैं यूरिया, तो यूरिया देखते हैं और टिक लगाया, चलो भी नेक्स्ट किया, बट ये गलत है, ठीक है। तो आपको लगाना है एसएसपी। टेस्ट वेट इज़ द वेट ऑफ। बहुत शानदार और बहुत इजी क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स में। ये दोनों मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है। जब हम प्रेशराइज्ड होते हैं एग्ज़ाम में तो कन्फ्यूज़न तो क्या, वहाँ तो दिमाग कई बार काम करना ही बंद कर देता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, टेस्ट वेट होता है 1000 सीड्स का जो वेट होता है इसको बोलते हैं टेस्ट वेट। अगर मैं 100 सीड का बोलूँ तो 100 सीड का होता है सीड इंडेक्स। नोट कर लेना ये, 100 सीड का सीड इंडेक्स। जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 1000 सीड्स का वेट। ओके, अब पता चल गया दोनों में क्या डिफरेंस है। ये होता है टेस्ट वेट। अब बात करता हूँ 11th क्वेश्चन की। ये जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सीड कारपोरेशन का बच्चे आपने एग्ज़ाम अगर भरा हुआ है तो ये नेशनल सीड कारपोरेशन का अगर फॉर्म आपने फिल किया हुआ है तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आपने इफ़को का भरा है, इफ़को में चांसेस इतने नहीं हैं जनरल के ये वाले क्वेश्चन नेशनल सीड के, बट इफ एनएससी और आईसीएआर, जेआरएफ और एएफओ और आरआरबी, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मे बी आईसीआर में तो एक बार पूछा जा भी चुका है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 1963। ये तो आपको याद ही करने होंगे। आप ना स्टडी करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखा करें। दो तरीके में एग्रीकल्चर को डिवाइड कर लो, एक तो होती है स्टैटिक और एक होती है करंट। स्टैटिक वो होती है जो चेंज नहीं होती, जिसका डाटा चलता आ रहा है सदियों से पुराना। ये 1963 है तो 1963 ही रहेगा। ऐसा नहीं है 10 साल बाद आपको इसको कह दो कि यार इसकी तो डेट चेंज हो गई, ठीक है। तो नेशनल सीड कारपोरेशन आएगा स्टैटिक क्वेश्चन में, जिसको आपको बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है, याद रखने के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। स्टैटिक। एक होता है करंट डाटा, करंट अफेयर्स, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ जैसे पूछ लिया उसने, सपोज मंडी के भाव पूछ लिए, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं। एमएसपी में आ सकते हैं क्वेश्चन, एमएसपी इम्पोर्टेंट है। तो और भी जैसे गवर्नमेंट स्कीम आती है उसके डाटा जो अभी आए हैं, रिसेंटली आए हैं, वो भी करंट में आ सकते हैं। एमएसपी जो चेंज होती रहती है। और जैसे सेंसस का डाटा, सेंसस का जो डाटा होता है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर वाले भी होंगे, है ना, जो सेकंड अटैम्प्ट जिनका होगा या थर्ड अटैम्प्ट जिनका होगा, तो आप ये बात का ध्यान रखा करें कि अगर आपने सपोज 2 साल पहले कोई डाटा रिलेटेड पढ़ा है, तो आज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने न्यू नहीं पढ़ा, तो आप अपनी जो फाउंडेशन है पुराने के ऊपर ही रखे हुए हो, तो आज उसका डाटा ज़रूर चेंज हो चुका होगा। अगर सेंसस रिसेंटली कोई आई है तो उसका डाटा आज की डेट में चेंज हो चुका है पिछले 2 सालों के बाद। डाटा तो हर महीने बाद ही कई बार चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे पीछे देखो, अब महामारी कोरोना की फैली हुई थी, पॉपुलेशन ऑफ चाइना की काफ़ी गिरावट भी आई है, आपको सुनने में मिलता है ना कि काफ़ी जो डेथ रेट बढ़ चुका था। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें सालों लग गए थे, ये सिर्फ 2 से 3 मंथ के अंतर्गत हुआ था। तो डाटा तो चेंज होना है तो महीने बाद ही हो जाएगा। ये तो फिर भी भाई आपको 1-1 साल बाद का डाटा है,
वैसे सेंसस होती हैं 5 साल, एग्रीकल्चर की कोई भी सेंसस है। जो पॉपुलेशन की सेंसस है हमारी जो, ठीक है, तो वो होती है 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस। जो ब्रीड की सेंसस होगी, चाहे बुफेलो की या कोई भी, वो 5-5 साल बाद होती है। मोस्टली एग्रीकल्चर की 5 साल बाद ही होती है, चाहे किसी भी वो ब्रीड्स की हो। चलो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो वीडियो देखने के बाद ही कवर होते हैं, इसलिए कहता हूँ वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये है 12th क्वेश्चन। सीड एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन। पार्लियामेंट में सीड एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर इनमें चारों में से आपको बताना है। ये भी सीड कारपोरेशन का जिन्होंने भरा है टेस्ट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीड के क्वेश्चन ही ज़्यादातर सीड कारपोरेशन वाले पूछते हैं कि बंदे को सीड की नॉलेज कितनी है। तो सीड के जितने भी क्वेश्चन जर्नल में हैं आते, या सीड के मेंस जो मेन होता है ना, मेन चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पूरा रट लेना है। रटने का मीन्स बस ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, रट्टा आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। समझने वाला तो है नहीं, इसमें कुछ इनेक्ट किया गया था 1966 में। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द वायबिलिटी ऑफ सीड्स। इन चारों में से, इन तीनों में से ऐसे कौन से मेथड हैं जो वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। 4th वाली ऑल द अबव है, टेट्राजोलियम टेस्ट, इंडिगो कार्बाइन मेथड, एम्ब्रियो कल्चर मेथड। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वायबिलिटी पढ़ा और पहला ऑप्शन पढ़ा कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 4 सालों में यही तो हमने किया है, एक ही तो टेस्ट हमने किया था जिसमें हम सोल्यूशन लेते थे और सीड डिप करते थे और वो पिंकिश कलर के हो जाते थे ना, तो हम तो ऐसे ही मापते थे, टेट्राजोलियम होगा भाई इसका। बट इसका सही आंसर है ऑल द अबव। आपने अगर ये दो मेथड और नहीं सुने तो आज सुन लो, अगर सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंडिगो कार्बाइन मेथड और एम्ब्रियो कल्चर मेथड से भी हम वायबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको सीखने में मिला होगा। इस बात पर यार आप एक लाइक तो कर दो। चलो 14th क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टोटल इंसुलेशन। टोटल इंसुलेशन को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए पायर हीलियोमीटर, पायरेनोमीटर, पायरेडियोमीटर या स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। अगर आपको इनको याद करने में दिक्कत आ रही है भी ये वाला कौन सा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप नीचे मेरी प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट तो शायद मैंने अभी तक नहीं बनाई, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर एक ये वाली वीडियो देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चाहे वो आपसे थर्मामीटर पूछ ले, ड्राई बल्ब थर्मामीटर, मैक्सिमम थर्मामीटर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं यार, बहुत फ्री के नंबर हैं ये। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर को माप किसके लिए यूज़ किया जाता है? टोटल इंसुलेशन के लिए। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन। टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल, रेड सॉइल या सैंडी सॉइल। इन चारों में से पोर स्पेस किसका ज़्यादा होता है? तो आप सभी को ये अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं पता वो इसका आंसर सुनकर हैरान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है क्ले सॉइल। अब आप पूछोगे यार क्ले सॉइल तो कम्पैक्ट होती है, उसमें पोर स्पेस कैसे ज़्यादा है ना? तो ऐसा है, जैसे ये क्ले सॉइल है, इसके जो पार्टिकल बिल्कुल साथ ऐसे अटैच हैं। तो ये एक तरफ मैंने ले ली सैंडी सॉइल, इसके जो पार्टिकल्स हैं ऐसे बड़े बड़े होते हैं, आपको पता ही है ना। सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, क्ले सॉइल का बहुत छोटा होता है। तो ऐसे करके ये मैंने ले ली क्ले सॉइल। आप पूछोगे कि यार यहाँ पर देखो कितना स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर तो ऐसे है कि मतलब बिल्कुल चिपके हुए हैं। ये वाला एरिया में देखो आप, मैं एक मिनट, जैसे ये वाले में तो बिल्कुल चिपके हुए हैं। समझने की कोशिश करो आप। जो ये वाले हैं इनमें से देखो
पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है, पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है। मीन टू से इसमें जो माइक्रोपोर्स हैं, माइक्रोपोर 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे माइक्रोपोर्स एक ही लाइन में देख लो कितने बन गए। इतनी सारी छोटी लाइन में कितने माइक्रोपोर्स बन गए, 1 पोर 2 पोर, क्योंकि हर जो पार्टिकल के अंतर्गत एक स्पेस तो होती ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चिपक जाएंगे, एक थोड़ी सी स्पेस तो होती ही होती है। चाहे आप बिल्कुल फेविक्विक लगा लो, थोड़ी सी स्पेस तो फिर भी बच जाएगी। पानी डालकर देखना, पानी नीचे आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार इसमें पोर स्पेस ज़्यादा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा होगी, बट नहीं भाई, ये स्पेस पोर स्पेस नहीं है। ठीक है पोर स्पेस है बट ये वर्ड है, वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, प्लस 2 की केमिस्ट्री में वर्ड्स क्या होते हैं। पोर स्पेस मेनली अगर आपसे लिखा जाए पोर स्पेस ऐसे करके और आगे मेंशन नहीं किया कि ये माइक्रोपोर की बात है या मैक्रोपोर की, जो अगर आपको पूछ लिया जाए मैक्रोपोर्स किस में ज़्यादा होते हैं तो आपको बताना है सैंडी सॉइल। ठीक है ना आपकी बात भी, तो पर इसमें मैक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी तो आपको मानकर चलो कि वो माइक्रोपोर्स पूछ रहा है, माइक्रोपोर्स। अगर आपसे स्पेशली उसने पूछा है मैक्रो तो सैंडी, अगर कुछ नहीं पूछा जहाँ लिखा हुआ है माइक्रोपोर्स तो उसके लिए आपको बताना है क्ले सॉइल। क्लियर अबाउट इट? अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से फिर अगली वीडियो में कभी समझा दूंगा। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाय, जो एमएसपी है किसके द्वारा रिकमेंड की जाती है? इन चारों में से कौन रिकमेंड करता है एमएसपी? नाबार्ड, आईसीएआर, आईएआरआई या सीएसीपी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सीएसीपी। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रिजल इज फॉर्म्ड व्हेन ड्रॉपलेट साइज इज लेस देन। ड्रिजल कब बनती है? जब ड्रॉपलेट का साइज लेस हो। किससे लेस हो? इन चारों में से। ठीक है बताओ बच्चों, इस चारों में से अगर साइज लेस हो किससे? 2.5 से, 2 से, 1 से या 0.5 से, तो उसको बोलेंगे ड्रिजल। किसके? जब साइज उसका जो ड्रॉप का साइज होता है लेस होता है 0.5 mm से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिजल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। एक होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रेनी डे कब कंसिडर किया जाता है? जब एक दिन में जो 2.5 mm की जो रेन हो, अगर इससे कम हो तो रेनी डे नहीं है, मिनिमम इतनी रेन हो तो उसको क्या बोला जाता है? रेनी डे। ठीक है 2.5 आपको याद रखना है। ड्रिजल पूछ लिया जाए तो ड्रिजल होता है लेस देन 0.5 mm। ठीक है बढ़ता हूँ 18th क्वेश्चन की ओर। शेल्टर बेल्ट्स जनरली कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए विंड ब्रेकर, ऑप्शन बी ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी इरिगेशन सिस्टम या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप एलिमिनेशन मेथड में इजीली लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि यार शेल्टर बेल्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी टाइप होते हैं, तो उनका हम जो ऑप्शन के माध्यम से भी हम लगा सकते हैं कि शेल्टर बेल्ट क्या हो सकता है। क्या आपने ड्रेनेज सिस्टम में कभी शेल्टर बेल्ट पढ़ा है? आप सोचोगे कि नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। इरिगेशन सिस्टम आपने बहुत बार पढ़े होंगे, क्या इरिगेशन सिस्टम में शेल्टर बेल्ट पढ़ा है? नन ऑफ दीज आप सोचोगे कि नन ऑफ दीज या विंड ब्रेकर में आएंगे। अब आप देखो शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है बांधना। बेल्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी पैंट को टाइट करते हैं वो बांधते हैं ना बेल्ट का। तो आप सोचोगे कि यार ये टाइट करता है, हवा को टाइट करता है, तो आप सोचोगे विंड ब्रेकर होता है जो विंड को कंट्रोल करते हैं। तो बेल्ट का मतलब होता है टाइट करना, जो विंड को क्या टाइट कर देंगे क्या? जैसे हम देखो इधर हमने क्रॉप्स लगाई हैं और बीच में हमने ट्रीज लगा दे, क्या जब मैं विंड आएगी, ठीक है, क्या जब विंड आएगी तो क्या ये ट्री विंड को ब्रेक ना कर देंगे? तो एक तरह का हवा को बांध ही देते हैं ना, ये हवा को बांधना ही तो हो गया, शेल्टर बेल्ट होगी। तो शेल्टर बेल्ट क्या होगा? विंड ब्रेकर होगा। आप ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन को लगा सकते हो, ट्रिक्स भी होती हैं क्वेश्चन की। कहते हैं ना
मतलब ज़्यादा पढ़ने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं बनता, ठीक है, बनता भी है, बट अगर ज़्यादा लॉजिक लगाने वाला हो ना, उसके कंपैरेटिवली वो बहुत आगे जाता है। सो स्मार्ट बनिए और लॉजिक यहाँ जिधर अप्लाई हो सकता है वहाँ लगाइए, जिधर नहीं हो सकता है ऐसे नहीं है हर जगह लॉजिक चलेगा, बट हार्ड वर्क तो आजकल के ज़माने में इम्पोर्टेंट ही है, साथ में हार्ड की और स्मार्ट भी बनना पड़ता है, ठीक है। हार्ड वाला भी सक्सेसफुल नहीं होता है अकेला, और केवल आपको स्मार्ट भी नहीं रहना है। स्मार्ट केवल रहोगे कि हार्ड भूल जाओ तो वो भी गलत है। हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों वर्क ज़रूरी हैं आज के ज़माने में अगर कुछ लगना है तो। गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब बस मिलती है तो दिमाग से मिलती है, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं बट भूल मत जाना यार, सिर्फ 2 से 3 मंथ हैं आपके पास, सिर्फ 2 से 3 मंथ पढ़ने वाले। अगर आप किसी भी जॉब में सिलेक्ट हो जाते हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी आधी से भी ज़्यादा टेंशन, आधी क्या यार सारी टेंशन जो है छूट जाएगी, सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बस 2 से 3 मंथ अपनी जान लगा दो, अगर जान नहीं लगा सकते तो जाने दो, कोई और काम करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जान नहीं लगा सकते 2 से 3 मंथ, तो आप ये समझो कि आप अगर थोड़ा सा भी मतलब कोशिश एफर्ट्स लगा रहे हो तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका, बनने वाला फिर कुछ नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो जान लगाने वाला टाइम है वो, ठीक है। एक स्लोगन था, सॉरी मैं इतना टाइम नहीं लूँगा बट फिर भी आपको मोटिवेट करना मेरा फ़र्ज है। एक स्लोगन है, जान लगा दो या फिर जाने दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आप मतलब ठीक है, आपने एक गोल सेट कर चुके हो, एक गोल है हमारा, ठीक है। किसी का होगा कि मैं AFO बनूंगा, किसी का होगा कि मैं उधर IFCO में सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। किसी का कोई भी गोल ही नहीं होगा कि मैं करना क्या है, मैं तो बस पढ़ी जा रहा हूँ। तो एक अपना गोल सेट करें, उसी गोल पर फोकस करें। ऐसा ना हो कि आपने सोच लिया कि मैं AFO करूँगा और इधर भी रहे हो इधर भी रहे हो कि मैं ये भी भर कर देख लूँ ये भी, तो वो आपका टाइम वेस्ट है भाई, समझो इस बात को। फॉर्म एक भरो और उसी में ही अपना 100% दो। ज़्यादा फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपको ऑब्जर्व करना है, आपको क्वेश्चन को कई बार रट्टा भी लगाना पड़ता है, कई बार उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। चलो इतने दिनों बाद आया था इसलिए मैं मतलब आपको ये बातें बता रहा हूँ, नहीं तो हम इतना टाइम लेते नहीं हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन कवर अप करते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की जो वेवलेंथ कितनी होती है, PAR की जो वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप सभी को पता ही होगा, ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर। अब है हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन। तो यूनिट आपको बताना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। तो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर किलोग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ग्राम पर किलोग्राम। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आपको जाकर जुड़ जाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका ठीक है टाइम निकाला, आपने अपना टाइम निकाला, गॉड ब्लेस यू यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।